My dear students, in the last video, I have told you three tenses and its every kinds. And I have told you also that each tense is divided into four parts. कि प्रत्येक टेंस क्या होते हैं, चार पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. As in present tense also is divided into four parts. As I have told you, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, and the same happens in past also, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, and the same happens also in future tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. In this way, I have told you that to sum of all, there are 12 types of tenses which tell the position of action. जो एक्शन की पोजीशन को बताने वाले होते हैं वो 12 प्रकार के टेंस होते हैं. लेट्स टुडे स्टार्ट. आइए आज हम शुरू करते हैं एवरी टेंस, ईच टेंस को हम शुरू करते हैं और उनकी हम पहचान को क्लियर करते हैं और उनके स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं कि किस तरीके से कि हम पहचान करेंगे कि लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट किस टेंस में है और फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टेंस दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट जो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, क्योंकि पहले हम सबसे पहले इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्लियर करेंगे, इसकी पहचान क्लियर करते हैं. देखिए रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन इसको बेटा हिंदी में इसको हम पहचान भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? पहचान. यानी कैसे हम पहचानेंगे कि जो लिखा हुआ सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. तो इसकी बेटा पहचान क्या होती है कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं या ती हूं आदि में से कोई आता है, आदि में से कोई आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं. टेंस में कहलाते हैं. In this way you can find out the written sentence is in what tense. इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपका रिटन सेंटेंस है वो किस टेंस में है. ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या होता है बेटा, जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि में से कोई आते हैं, वह वाक्य क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं. किसमें कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं. एक ऐसा टेंस होता है जो ये बताता है एक्शन हैपेंस और नॉट हैपेंस इन प्रेजेंट. एक्शन होता है, प्रेजेंट में होता है कि नहीं होता है, इस कंडीशन को क्लियर करता है. इसको इंग्लिश में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टेंस which tells the action happens or not happens in present is called present indefinite tense. Is called present indefinite tense.
present indefinite tense. English you can define also in this way. इंग्लिश में आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टेंस, ऐसा टेंस which tells there should be yes also here. The tense which tells the action happens or not happens, जो ये अवगत कराता है कि कोई कार्य होता है या नहीं होता है इन प्रेजेंट, किसमें, प्रेजेंट में, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। हाउ विल यू चेंज इट इनटू इंग्लिश, कैसे इसको आप इंग्लिश में चेंज करेंगे, इसको आपको जानना है। तो आगे देखिए, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन भी मैं देता हूँ इसके लिए। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या देता हूँ, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के नियम। मान लीजिए आपका रिटन सेंटेंस हिंदी में है और उसको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर उसके लिए आप क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। देखिए बेटा, टेंस का मतलब केवल वर्ब से होता है। किससे मतलब होता है, केवल वर्ब से होता है, क्योंकि ये उसकी समय या स्थिति को व्यक्त करता है, समय या स्थिति को व्यक्त करता है। तो केवल क्या इसका मतलब होता है, देखिए आप इस चीज़ को जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि सेंटेंस में देखिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और फिर इसके बाद क्या होता है, ये वर्ब होता है और वर्ब के बाद फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या होता है, हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं या फिर अदर वर्ड्स भी कहते हैं, इसको हम OW से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये पोजीशन होती है किसी सेंटेंस की, जिसमें देखिए सब्जेक्ट आपका ऐसे ही रहता है, ऑब्जेक्ट वैसे ही रहता है, कॉम्प्लीमेंट वैसे ही रहता है, जो आपको पहले बताया जा चुका है, शुरुआत में ही इस चीज़ को बता दिया गया है। टेंस का मतलब केवल वर्ब से होता है। किससे मतलब होता है, वर्ब से होता है। और वर्ब में देखिए ये दो पार्ट में होता है, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और एक आपका क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। इन्हीं की स्टडी टेंस की स्टडी कहलाती है। और आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट से कोई मतलब टेंस का नहीं होता है। तो जब कभी टेंस की बात आती है तो तुरंत हमें किसकी बात याद आती है, वर्ब की। किसकी बात आती है, वर्ब की, कि सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन क्या होगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है होगी कि उसकी सेकंड फॉर्म होगी कि थर्ड फॉर्म होगी कि एनजी फॉर्म होगी, या क्या उसके साथ हेल्पिंग लगेगा, कब नहीं लगेगा। इन सारी स्टडी क्या होती है, टेंस की स्टडी होती है। तो लेट्स स्टार्ट, इसमें देखते हैं उसी क्रम में इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए बेटा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें जो आपका मेन वर्ब आएगा उसकी क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑफ द मेन वर्ब। नाउ व्हाट हैपेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जिसको आप V1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, V1 से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। कभी कभी हम MB1 भी कह देते हैं इसको, तो आप इसको भ्रम में मत आइएगा। इसका मतलब क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं होती है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, समझ जाइए ये क्या है, दैट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट फॉर्म तो आप जानते ही हैं, जैसे जाने की इंग्लिश है तो क्या कहते हैं, गो कहते हैं, या आने की है तो इसको कम कहते हैं, या सुनने की है तो इसको हम हियर बोलते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब MB फर्स्ट, इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसी को हम MB क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MB फर्स्ट बोलते हैं। तो जब कभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करना होता है या लिखना होता है तो हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखते हैं, एक बात को ध्यान में रखते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है, इसको ध्यान में रखते हैं कि यदि ये सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर में होता है। किसमें होता है, ये सब्जेक्ट आपका किसमें होता है, सिंगुलर में होता है। सिंगुलर या फिर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर कोई ही सी इट में से कोई आ जाता है। क्या आ जाता है, ही सी या इट में से कोई आ जाता है।
किसमें से बेटा, ही सी या इट में से कोई आ जाता है तो क्या करते हैं, तो वर्ब की जो आपकी एमबी फर्स्ट होती है, एमबी फर्स्ट होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कब जोड़ा जाता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या फिर ही शी इट में से कोई आता है। आप जानते हैं कि एक मेल के लिए ही का यूज़ किया जाता है, एक फीमेल के लिए सी का यूज़ किया जाता है, और कोई नॉन लिविंग बीइंग होता है या कोई एनिमल बीइंग होता है एक, तो उसके लिए इट का यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को पहले से बताया जा चुका है और आप शायद कंफर्म भी होंगे। तो ध्यान रखिएगा जब कभी सब्जेक्ट इस रूप में आ जाता है तो एमडी फर्स्ट में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि एमबी फर्स्ट में यस या ईएस का यूज कब करते हैं, यस या ईएस का यूज कब करते हैं और जो है किस तरीके से करते हैं। देखिए ये भी जानना जरूरी होता है क्योंकि हर जगह यस नहीं लगा सकते या हर जगह ईएस नहीं लगा सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जिन वर्ब के अंत में ओ आ जाए या एक्स आ जाता है या सी एच आ जाता है या एस एच आ जाता है या डबल एस आ जाता है या एस आ जाता है, उसमें आप ईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं उसमें ईएस जोड़ दिया जाता है। और जिनके अंत में ये सब नहीं आते हैं, कोई अन्य आता है, उसमें क्या कर दिया जाता है, यस जोड़ दिया जाता है। हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है और वर्ब आ गया है गो। क्या आ गया है, गो, तो लास्ट में क्या आया, ओ आ गया है, तो इसलिए इसमें क्या जुड़ेगा, ईएस। क्या जुड़ेगा, ईएस। तो ये क्या हो जाता है, गोज। दैट इज द सिंगुलर पोजीशन ऑफ द वर्ब। ये क्या होती है, यही सिंगुलर पोजीशन ऑफ वर्ब होती है। और मान लीजिए यदि आ गया रीड, क्या आ जाता है, रीड, तो लास्ट का अक्षर क्या होता है, डी होता है। तो अब डी आने की वजह से देख रहे हैं आप कि ओ एक्स सी एच एस एल डबल एस या एस में से कोई नहीं होता है, तो इसमें केवल क्या जोड़ देते हैं, एस। क्या जोड़ते हैं, यस। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, रीड्स। यू विल ऑलवेज कीप रिमेंबर दिस इन योर माइंड। अपने दिमाग में हमेशा इस बात को बनाए रखिएगा। यस या ईएस लगाते समय आप बहुत ही सतर्कता से लगाइएगा, अन्यथा कहीं गलती कर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। These sheets should be very important to you. That should be in your mind always while using S or ES. Yes या ES के यूज करते समय ये बातें बिल्कुल हमेशा आपको ध्यान में रखनी होंगी। ध्यान रखिएगा, इसका नोट सही से बना लीजिएगा ताकि कभी भी कोई गलती ना होने पाए। यदि आपको कोई डाउट भी होता है तो उसको आप कंफर्म कर सकें। ओके, अब देखिए क्या है, इसको आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। जैसे देखिए क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, अब आप समझ गए होंगे लगभग। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन होती है सेंटेंस में, तो कंफर्म है कि सब्जेक्ट तो अपने स्थान पर रहता है, सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहता है और प्लस क्या हो जाता है, देखिए यहाँ वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, एमबी फर्स्ट होगी। क्या होगी, एमबी फर्स्ट होगी, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और प्लस क्या हो जाता है, हम जब जरूरत होगी तो यस या ईएस लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते हैं। जरूरत कब होती है, ये तो चीज़ आपको बताई जा चुकी है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या ही सीट में से कोई आता है तभी हम यस या ईएस लगाते हैं, अन्यथा यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। बाकी आपका जो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, क्या बेटा, कॉम्प्लीमेंट है, ये तो आपका वैसे ही रहेगा। इसकी केवल इंग्लिश लिखनी होती है, इसकी केवल इंग्लिश लिखनी होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस परिवर्तन की स्थिति कौन होती है, केवल एमबी फर्स्ट या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ही सब में चेंजिंग होती है और किसी में चेंजिंग नहीं होती है टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो एमबी फर्स्ट लगा करके एस या एस जोड़ते हैं। यस कब लगाते हैं, एस कब लगाते हैं, ये चीज़ मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दी है। इसका सही से नोट जरूर बना लीजिएगा ताकि ये चीज़ हमेशा बनी रहे आपके दिमाग में, कभी गलती ना होने पाए। और देखिए मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल में आ गया है। प्लूरल सब्जेक्ट आप जानते ही हैं, या मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं बेटा, जैसे आई हो गया या वी हो गया या यू हो गया या दे हो गया, इनमें से कोई आ रहा है तो समझ लीजिए आपका सब्जेक्ट किसमें है, प्लूरल में है। तो ऐसी पोजीशन में यस या ईएस कोई लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई जाती है, उसमें यस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है।
लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तभी ऐसा यूज़ किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, ये भी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि इस मनमानी ये चीज़ें तैयार की गई हैं। देखिए क्या होता है कि एक्चुअली जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है वो SES-PP होता है। क्या होता है? SES-PP होता है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? SES-PP होता है। क्या होता है बेटा? जो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है वो क्या होता है? SES और क्या होता है? PP होता है। तो यस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। इस यस का क्या मतलब हो जाता है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। नोट करते रहिएगा सही से, सिंगुलर सब्जेक्ट। और इस यस का क्या मतलब होता है? सिंगुलर वर्ब। क्या होता है बेटा? सिंगुलर वर्ब। नोट करते रहिएगा बहुत अच्छे ढंग से, अन्यथा गलती हो सकती है। सिंगुलर सब्जेक्ट और क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। और दूसरा इस पी का मतलब क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या मतलब होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। और इस पी का क्या मतलब हो जाता है? प्लूरल वर्ब। क्या हो जाता है बेटा? प्लूरल वर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से इनका एग्रीमेंट जो होता है सब्जेक्ट वर्ब का, जो बहुत अहम चीज होती है सेंटेंस के, बहुत अहम हिस्से होते हैं, ये कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। इनका एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट किसका होता है? यस और PP का होता है। तो देखिए ये क्या होता है बेटा कि जो ये MB फर्स्ट मैंने आपको बताई है, ये हमेशा P होती है। क्या होती है? ये हमेशा प्लूरल होती है। MB फर्स्ट क्या होती है? प्लूरल होती है। इसको जो हमें सिंगुलर बनाने की जरूरत होती है तब हम क्या करते हैं? इसमें SES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? SES। तो जो बना हुआ वर्ब होता है ये किसमें हो जाता है? सिंगुलर में हो जाता है। किसमें हो जाता है? सिंगुलर में हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES जोड़ दिया जाता है। लेकिन कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब। ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आसानी से आप इंग्लिश में भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये पहचान सकते हैं कि किस टेंस में है, और यदि वो हिंदी में है तो भी उसको आप इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ऐसे कह दिया गया, सपोज दैट ऐसे कह दिया जाता है कि यू सपोज दैट इट इज सेड मैं रोज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ऐसे मान लो कह दिया गया। एग्जाम्पल में ऐसा हो गया कि मैं रोज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ऐसे मान लीजिए बोल दिया गया सेंटेंस। ऐसे मान लीजिए सेंटेंस बोल दिया जाता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है स्पष्ट न दिखाई दे रहा हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा, हर चीज़ सही से दिख जाएगी आपको। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं रोज़ तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये आपका सेंटेंस है, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया है? ताहूँ आ गया है। क्या आ गया है? ताहूँ। तो इससे कंफर्म हो गया कि आपका जो सेंटेंस है वो किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है। जैसे स्ट्रक्चर आपको कंफर्म है कि पहले क्या होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर इसके बाद में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और फिर अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट, चलिए जो भी आप नोट किए हों उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। जो इंग्लिश है उसकी जो इंग्लिश बनेगी वो लिख देंगे हम। देखिए तो क्या है? सब्जेक्ट की इसमें लिखेंगे तो मैं है, तो जानते हैं आप कि ये सब्जेक्ट आपका हुआ, मैं क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। और रोज आपका क्या हो गया? ये अदर वर्ड हो गया। और तुम्हें क्या और अंग्रेजी ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट में आ गया है। और पढ़ाता हूँ क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। अब इसको क्या करना है? इंग्लिश सीक्वेंस में लेना है। तो इंग्लिश सीक्वेंस में लेने के लिए एक देखिए बहुत बड़ा हिंदी और इंग्लिश का एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो चीज़ शायद आपको भी नहीं बताई गई है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। यदि हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा होता है, यदि कोई सेंटेंस किसमें लिखा होता है? हिंदी में, और उसका क्रम मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 के रूप में है हिंदी में, समझ रहे हैं? तो इसको इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं? इंग्लिश में, तो इसका क्रम एकदम लगभग बदल जाता है, लगभग इसका अपोजिट हो जाता है, इसका कॉन्ट्राडिक्टिव पोर्शन हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट को तो वैसे, फर्स्ट को तो वैसे रखते हैं, इसके बाद क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं, फिर 3 कर देते हैं, फिर 2 कर देते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश का एक सीक्वेंस ही होता है।
जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखते समय या ट्रांसलेशन करते समय। इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पर है मान लीजिए, तो इसको हम 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं, इसको 3 कह सकते हैं, इसको 4 कह सकते हैं। इस क्रम में मान लीजिए आपका सेंटेंस लिखा है, अब इंग्लिश में करना है तो डायरेक्ट इंग्लिश लिख देना अच्छा सेंटेंस आपका नहीं बन सकता है, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। भले सबकी इंग्लिश आती है, यदि व्यवस्था आपको नहीं आती है तो आप इंग्लिश में सही से ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, जो भी आप लिखेंगे वो सेंटेंस आपका गलत होगा। तो पहले इसका सीक्वेंस भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा इंग्लिश जानते हुए भी आप गलती कर डालेंगे। उस पर मुझे ध्यान देते हुए ट्रांसलेट करना है। तो देखिए पहले इंग्लिश किसकी लिखेंगे, अब देखिए इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 4 3 2 के सिस्टम में जाएंगे। किसमें जाएंगे, 1 पहले हम इस पर जाएंगे, इसके बाद में 4 को लिखेंगे, फिर 3 को, फिर 2 को, इस तरीके से लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट की इंग्लिश में लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है बेटा, आई। क्या होती है, आई होती है। अब बात आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो वर्ब देखिए क्या है, पढ़ाना है। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच होती है। क्या होती है, टीच होती है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, टीच हो गया। अब देखिए अब इसके बाद क्या है, टीच। अब फिर हम देखिए यू इंग्लिश क्या बताएंगे, इंग्लिश या ऐसे लिख सकते हैं, आई टीच। फिर इसके बाद ये देखिए हो जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश। फिर इसके बाद में टू यू क्या हो जाएगा, टू यू। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, डेली। इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पर यस या यस का जिक्र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई आया है सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में आया है, आई सब्जेक्ट आया, आई के रूप में आया है। अब यदि आई वी यू दे में से कोई आता है या कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो फिर यस या यस का जिक्र नहीं किया जाता है, ये वर्ब में नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए इसको नहीं लगाया गया है। अभी ऐसे कह दिया जाए कि वह रोज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, इस तरीके से कह दिया जाए, क्या कह दिया बेटा, वह तुम्हें रोज अंग्रेजी पढ़ाता है, वह रोज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, ये ऐसे कह दिया जाए। तब क्या हो जाएगा कि ही टीचेज, क्या होगा बेटा, ही टीचेज। क्या हो जाएगा, ही टीचेज यू इंग्लिश डेली। देखिए बेटा ये होता है ऑब्जेक्ट स्थानांतरण की बात है। चाहे आप ऐसे लिख दें कि ही टीचेज यू इंग्लिश डेली, चाहे कह दिया जाए ही टीचेज इंग्लिश टू यू डेली। बात एक ही होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ट्रांसफर कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है, टू या फार का प्रयोग कर दिया जाता है। इस चीज़ को पहले बताया जा चुका है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ाते समय इस चीज़ को बताया गया है, वहाँ ध्यान से आप पढ़िएगा तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। ऐसे भी सेंटेंस लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ही टीचेज, क्या कैसे लिखा जाता, कि ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश टू यू डेली। ये चीज भी कही जा सकती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ साइड्स सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों तरीके से सेंटेंस क्या है, सही हैं। अब ये तो ऑब्जेक्ट स्थानांतरण की बात होती है, ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होने की बात होती है कि जैसे बताया गया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। तो पहले इनडायरेक्ट आना चाहिए, फिर डायरेक्ट आना चाहिए। ये पहले डायरेक्ट आ जाता है, बाद में इनडायरेक्ट आता है तो टू या फार का प्रयोग कर दिया जाता है। इस चीज़ का जिक्र पहले से किया जा चुका है, आप उसको पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। वही पोजीशन है, बाकी कोई ऐसी बातें नहीं है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो भी आपका सेंटेंस सही रहेगा और वैसे बनाएंगे तो भी सही रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। अब मान लीजिए यही सेंटेंस निगेटिव में है, किसमें है, ये तो भाई अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। आप समझ गए ना, नोट करते रहिएगा, अन्यथा से चीज़ें छूट जाएंगी तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए मान लीजिए सेंटेंस आपका किसमें है, निगेटिव में होता है। देखिए अफर्मेटिव का शायद स्ट्रक्चर आप तो समझ ही गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अब मान लीजिए सेंटेंस आपका निगेटिव में होता है, किसमें होता है, निगेटिव में होता है। यदि मान लीजिए सेंटेंस किसमें होता है, निगेटिव में होता है, या नॉट शब्द आ जाता है मान लीजिए आपके सेंटेंस में, तो क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या होता है, डू या डज का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं बेटा, डू या डज, और फिर इसके बाद नॉट लगाते हैं और फिर एम बी फर्स्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एम बी फर्स्ट का। ये स्ट्रक्चर हो जाता है।
तो इस तरीके से नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप ये मान सकते हैं कि पहले क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट की लिस्ट लिखेंगे, फिर डू या डज में से कोई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डू या डज में से कोई लगाते हैं, फिर नॉट होता है और इसके बाद फिर क्या हो जाता है, एम बी फर्स्ट लगाते हैं और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही पूर्व में आपने पढ़ा है उसी तरीके से होता है, कोई यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, इसको अदर वर्ड का भी नाम दे सकते हैं, अदर इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखिए इस क्रम में आपको आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं ये कह दूं मैं तुम्हें रोज ग्रामर नहीं पढ़ाता हूँ, मैं रोज तुम्हें व्याकरण नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसे कह दिया जाए। अभी एग्जाम्पल के रूप में देखिए, नोट करते रहिएगा बेटा जरूर। देखिए मान लीजिए इस तरीके से कह दिया जाए कि मैं रोज तुम्हें व्याकरण नहीं पढ़ाता हूं, ऐसे कह दिया जाए। देख रहे हैं बेटा कि इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, पढ़ाता हूं आ रहा है, ता हूं आ रहा है, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस किस में है, डेफिनेटली ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, किसमें है, इंडेफिनिट में है। तो देखिए क्या बताया मैंने कि यदि इंडेफिनिट में है या नॉट वर्ड आ रहा है, देखो इसमें नॉट वर्ड नहीं शब्द आ रहा है, तो नहीं आने की वजह से नॉट लगाना पड़ेगा। तो नॉट हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्या करेंगे, उससे पहले डू या डज लगाना होता है, क्योंकि जो नॉट होता है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। जब नॉट कहीं लगाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसके फर्स्ट वर्ड के तुरंत बाद लगा देते हैं, और यदि नहीं दिया हुआ है तो डू डज या डिड में से कोई एक को मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में डू डज को मानते हैं और पास्ट रिफ्लेक्ट होता तो डिड मान लेते हैं। क्यों, तो ये प्रेजेंट है इसलिए डू या डज में से कोई एक मानते हैं। डू या डज में क्या डिफरेंस है, ये शायद आपको कंफर्म भी हो चुका होगा, क्योंकि पहले बताया जा चुका है। लास्ट में देखिए यहाँ ओ आ रहा है, इसलिए इसमें ईएस लग जा रहा है। लास्ट में डू के क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसलिए क्या लग जा रहा है, ईएस लग जा रहा है। यदि ओ नहीं आता, कोई अदर कोई लेटर होता तो हो सकता है यस ही लग जाता। तो डू डज वही सिंगुलर प्लूरल का सिस्टम है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। ऐसे एस आई एस की व्यवस्था आप पहले पढ़ चुके हैं, बस सेम उसी पैटर्न पर ये भी चलता है। देखिए तो क्या हो जाएगा, मैं, अब देखिए क्या हो गया, मैं के लिए क्या हो जाएगा इंग्लिश बेटा, आई, क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या होगा, डू होगा या डज होगा। जैसे बताया गया कि आई वी दे प्रेजेंट में प्लूरल के रूप में आते हैं, तो फिर इसी के साथ क्या लगेगा, डू, क्या लगेगा, आई डू नॉट, फिर वही चीज टीच, आई डू नॉट टीच ग्रामर, व्याकरण की लिस्ट क्या होती है, ग्रामर, आई डू नॉट टीच ग्रामर, GRAMMAR होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, टू यू डेली। अब देखिए वही यहाँ भी वही चीज है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई डू नॉट टीच यू ग्रामर डेली, ये भी कह सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डू नॉट टीच ग्रामर टू यू डेली। बस डिफरेंस इसका क्या आ जाता है, टू का आ जाता है। तो इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अभी होता कि वह रोज तुम्हें व्याकरण नहीं पढ़ाता है, इस तरीके से होता, तो फिर क्या हो जाता, ही डज नॉट, तब क्या हो जाता, डज हो जाता है ना। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को आप कंफर्म कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, तो इस तरीके से आप जो है इंडेफिनिट टेंस को आसानी से इंग्लिश में बदल सकते हैं। और देखिए यदि ही मान लीजिए सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में हो जाता है, किस में हो जाता है, इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा, इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंट्रोगेटिव है, आपका सेंटेंस कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, मतलब आप जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से कुछ जानना चाह रहे हैं या किसी चीज़ की इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो जो इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ध्यान से पढ़ते रहिएगा अन्यथा कोई चीज़ छूट न जाए। देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, हिंदी में किससे शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, जो चीज़ आपको शायद पहले बताई जा चुकी हो सेंटेंस पढ़ाते समय। देखिए क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, क्या होते हैं बेटा, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, ये होते हैं
तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द की इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर जो है व्हाट लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले हम डू या डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू या डज, फिर वही चीज सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर वही एम बी फर्स्ट का यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, या फिर उसको हम अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, इनका यूज करते हैं। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। जैसे भी एग्जांपल में ऐसे कह दिया जाए, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, वी विल रिमेन ऑन नोटिंग, इसको नोट करते रहिएगा। देखिए एग्जांपल में जैसे मान लो ऐसे कह दिया गया कि क्या वह रोज तुम्हें पढ़ाते हैं, क्या वह रोज तुम्हें पढ़ाते हैं, यानी कंफर्म नहीं है कि पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस की हमें जरूरत पड़ जाया करती है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, पहले हम क्या लगा देंगे, इस क्या की इंग्लिश के लिए वर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह मतलब दे हुआ है इंग्लिश में, तो दे के आने पर क्या होता है, डू लगता है, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, इसको क्या कहेंगे हम, डू दे। क्या बोलेंगे बेटा, डू दे टीच, डू दे टीच यू डेली। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। और मान लो ऐसे कह दिया जाए, देखिए बेटा नोट करते रहिएगा, अन्यथा हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए या कंफ्यूजन में आ जाओ इधर उधर, इसलिए नोट करते रहिएगा और आसानी से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि कोई चीज़ कमी ना आने पर हर तरीके से आप संतुष्ट हो सके। और बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए तो है ही, हमेशा आप पूछ सकते हैं, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। देखिए और मान लीजिए ये दूसरे टाइप में, तो फर्स्ट टाइप में सेंटेंस हो जाता है जो क्या से शुरू होता है, किसे शुरू होता है, क्या सबसे शुरू होता है, जिसकी इंग्लिश के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब देखिए मान लीजिए दूसरा टाइप का सेंटेंस जो होता है, सेकंड टाइप का जो सेंटेंस होता है, उसको बेटा नोट करते रहिएगा। देखिए जो सेकंड टाइप का होता है, सेकंड टाइप में मान लीजिए ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड कोई दिया होता है। सेकंड टाइप में बेटा क्या होता है, सेकंड टाइप में जो सेंटेंस आपका आता है इंट्रोगेटिव में, वो होता है ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। बेटा ध्यान से पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन वर्ड आप जानते ही हैं आता है, यानी खास करके कोई इंक्वायरी जब करनी होती है, कोई चीज़ की जानकारी सही से करनी होती है, केवल यस या नो टाइप में नहीं काम चलने वाला होता है, ऐसी स्थिति में इसका यूज़ किया जाता है। तो फिर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो क्या करते हैं, सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। किसकी इंग्लिश लिखते हैं बेटा, दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की। यहाँ क्यू यू से मतलब क्वेश्चन है, डब्ल्यू से मतलब वर्ड है, भ्रम में मत पड़िएगा, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। और इसके तुरंत बाद क्या होता है, डू या डज लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, डू या डज। फिर इसके बाद फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट है तो लगा देते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर क्या होता है, वही एम बी फर्स्ट, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट कह करके आप क्या है फिर लिख करके फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है ये दूसरे टाइप के वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें कोई इंक्वायरी की जाती है, इसमें कोई रिप्लाई करना होता है। देखिए कोई जानकारी देनी होती है। देखिए जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि वह तुम्हें रोज क्या पढ़ाते हैं। क्या कह दिया गया बेटा, बोलिए एग्जाम्पल में जैसे कह दिया गया कि वह रोज तुम्हें क्या पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ भी बेटा क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ ध्यान देने वाली बात है। वह रोज तुम्हें क्या पढ़ाते हैं, वह रोज तुम्हें क्या पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि क्या ऊपर वाले दूसरे पहले वाले में भी आ रहा था, क्या यहाँ पर भी आया है, पर डिफरेंस ये है कि वहाँ पर क्या शुरुआत में आया था, यहाँ क्या क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। जो बीच में आता है तो ये बताया गया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट होती है। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, व्हाट। क्या लगाएंगे बेटा, व्हाट लगाएंगे। अब व्हाट के बाद क्या होगा, डू या डज लगाएंगे। तो देखिए अब वह आ रहा है सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, डू होगा। क्या होगा, तो व्हाट डू, फिर क्या हो जाएगा, दे टीच, व्हाट डू दे टीच यू डेली, टीच यू डेली।
तो इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे आपको पहले से बताया जा चुका है कि एक यस या नो टाइप में होता है जो हिंदी में क्या से शुरू होता है, और एक ऐसे सेंटेंस होते हैं WS टाइप में होते हैं जो ऐसे वाक्य हिंदी में होते हैं इनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, इसे कब कहाँ क्यों कैसी चीज़ आपको वैसे बताई जा चुकी है। तो ये दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए या इंग्लिश में पहचानने के लिए हम इस तरीके से स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, इन वाक्य संरचना को ध्यान में रखते हुए आसानी से पहचान सकते हैं और आसानी से इसको इंग्लिश में बदल सकते हैं। अब चाहे आपका सेंटेंस हिंदी में दिया हो तो इंग्लिश में आसानी से आप बोल सकते हैं, यदि इंग्लिश में दिया हो तो भी आप पहचान सकते हैं कि लिखा हुआ जो आपका सेंटेंस है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या किसी अन्य टेंस में है। कंफर्म? नाउ आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली present indefinite tense, and also you would have try your best to make notes of it, and I suggest you to have share to your friends or to your others also। अन्य को भी आप बराबर इसको शेयर करते रहिए ताकि ये चीज़ें हर किसी तक पहुंच सकें और सभी लोग जो भी भाई इंग्लिश की स्टडी करना चाहते हैं वो आसानी से इन चीज़ों को प्राप्त कर सकें, जिसमें हम सभी भाई जो हो सकता है उतना सहयोग करना चाहिए। और देखिए आप भी सभी लोग कोशिश करें कि बराबर इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो है मेरी वीडियोस बराबर आपके पास पहुंचती रहें और आप आसानी से हर चीज़ को सीखते रहें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि धीरे धीरे करके मैं आपको हर चीज़ से अवगत करा दूंगा, जिससे आपकी जो ग्रामर की फोबिया है, ग्रामर का जो डर है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आसानी से आप ग्रामर सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच, एंड आई विल टीच यू द नेक्स्ट टाइम about present continuous tense।